नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। आज बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कोलकाता में एक भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि बंगाल की जनता को गहरी निराशा से निकालने का रास्ता है बीजेपी का संकल्प पत्र। शाह ने दावा किया कि इस घोषणा पत्र में विकसित बंगाल का पूरा रोड मैप शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में बंगाल के लिए अपना खजाना खोल दिया। महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया। साथ ही 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने का भी वादा बीजेपी ने किया है। इसके साथ ही 7वां वेतन आयोग और केंद्र की तमाम योजनाओं को बंगाल में लागू किए जाने की बात इसमें शामिल है। बीजेपी के संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 6 गारंटी भी शामिल की गई जिनका ऐलान एक दिन पहले यानी कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है। आज बंगाल की विधानसभा में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं और यही 10 साल में पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकाभिमुख शासन कैसे हो सकता है इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करने का काम किया है। न केवल देश के सामने की सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास, निराकरण करने में सफलता प्राप्त करना, परंतु कई सालों से दुनिया में विकास की रेस में पिछड़े हुए देश को सारा घाटा भरपाई कर फ्रंट रनर के रूप में प्रस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक फैले पूरे देश में हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, सभी की आकांक्षाओं को संजोकर एक मजबूत, सुरक्षित, शिक्षित और विकसित भारत का स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है और वो स्वप्न की साकार करने के लिए 12 साल में अहर्निश। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली। इस दौरान उनके साथ जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी जदयू के कद्दावर नेता भी मौजूद रहे। तो सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में आज शपथ ले ली। इस दौरान कई कद्दावर नेता भी जो है नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने आज एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया। जारी की गई अंतिम सूची के अनुसार प्रदेश में 13,39,84,792 मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अंतिम सूची में प्रदेश में कुल 84 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी, जिसमें 54% से अधिक पुरुष जबकि महिला
और 45% से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हुए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अंतिम मतदाता सूची की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वो मतदाता फॉर्म 6 भरकर सूची में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें 4 नवंबर 2025 में यूपी में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुआ था, जिसके बाद 6 जनवरी को पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई थी। 3 करोड़ से ज्यादा वोटरों को नोटिस जारी हुआ था और एसआईआर का काम 166 दिन चला। उसके बाद 6 जनवरी की ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 56 लाख से ज्यादा वोटर थे और अब फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद यूपी में कुल वोटरों की संख्या 13 करोड़ 39 लाख 84,792 है। वृद्धि हुई है 55 साहिबाबाद में 82,898। दूसरे नंबर पर है 366 जौनपुर 56,118। तीसरे नंबर पे है 171 लखनऊ पश्चिम 54,822। चौथे नंबर पे है 53 लोनी 53,679। पांचवें नंबर पे है फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 47,757 मतदाताओं में की वृद्धि हुई है। अगर हम नोटिस की बात करें तो नो मैपिंग मिलान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या थी 1 करोड़ 4 लाख। मिलान में तार्किक विसंगतियां वाले मतदाताओं की संख्या थी 2 करोड़ 22 लाख, यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 22 लाख। पहला नोटिस 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया। सुनवाई की प्रथम तिथि 21 जनवरी 2026 थी और 100% नोटिस जनरेट करके उनका वितरण कर दिया गया और 27 मार्च 2026 तक सबकी सुनवाई पूर्ण कर ली गई। यूपी में अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी गई है। आपको बताते हैं यूपी वोटर लिस्ट में 84 लाख नए मतदाता जो है वो जुड़े हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कुल वोटरों की संख्या जो है वो 13 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। सीईओ नवदीप रिणवा ने इसकी पूरी जानकारी दी। तो आपको बता दें अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें जिनके नाम छूट गए हैं फॉर्म 6 से अभी भी अपने नाम जुड़वा सकते हैं, उनको मौका दिया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया की गई है। 54% से अधिक इसमें पुरुष मतदाता जो है इस बार जुड़े हैं। वहीं महिलाओं की अगर बात की जाए तो 45% से ज्यादा महिला मतदाता इस सूची में शामिल हुई हैं। 66 दिनों तक ये पूरा एसआईआर का प्रक्रिया चला, जिसके बाद आज अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें 17 लाख नए वोटर्स जो कि 18 और 19 साल के हैं जुड़े। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में नेशनल इंटरनेशनल काउंसिल 2026 का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया। आपको बता दें कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पहले भारतीय जीवन शैली में समय पर सोना, जागना और संतुलित आहार शामिल था, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल ने स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ा दी हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के साथ ही योग को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी तेजी के साथ उसका फैलाव किया। दुनिया उसको अंगीकार कर रही है। अब भारत के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं तेजी के साथ इसको लोग आगे बढ़ा चुके हैं। अगर आप भी लोगों को बोलें कि भाई समय पे जगने की आदत डालो, देर रात्रि तक स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद करो, अगर आप भी उन लोगों को बोलेंगे, आपके स्तर पर भी इस प्रकार के हैंडबिल प्रकाशित हों, समय समय पर इंटरव्यू हो और इन बातों को लेकर के आप ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। गवर्नमेंट अपने स्तर पर करती है और हम लोग दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं, अवेयरनेस के पक्ष को लेकर के भी, लेकिन साथ साथ इसके उपचार के पक्ष को लेकर के भी। दूसरा, उपचार हो तो कैसे हम सस्ता और सहज कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार करा सके।
यद्यपि अभी तक ईश्वर की कृपा यह है कि गरीब को हार्ट की बीमारी कमी होती है, क्योंकि उसकी मेहनत और उसका परिश्रम उसको करता है। दूसरा यह है कि अगर किसी को हो ही गया तो उसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा आज के दिन पे है, जो अपना बाईपास सर्जरी भी करा सकता है, एंजियोग्राफी भी करा सकता है, एंजियोप्लास्टी भी करा सकता है। उसमें उसके सामने उतनी चैलेंजेस अब उतनी नहीं रही, लेकिन कार्य क्षमता पे असर तो पड़ता ही है। कैसे हम इसके लिए लोगों को तैयार कर सकें। दूसरा, जब पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी और क्वालिटी आएगी तो आप क्वालिटी दे भी पाएंगे, उसको देने में आपके लिए और सरल हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अवश्य कहूंगा कि आप सभी देश भर से और दुनिया से भी तमाम हमारे प्रतिष्ठित इस फील्ड के विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के साथ ही अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है। AIMIM ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि हुमायूं कबीर के खुलासों से ये जाहिर हो रहा है कि बंगाल के मुसलमान कितने कमजोर हैं। AIMIM ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज की तारीख में AIMIM कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है। पोस्ट में आगे लिखा गया कि बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक है। दशकों तक धर्मनिरपेक्ष शासन रहने के बावजूद उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के पीछे AIMIM की नीति ये है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज हो। बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र के नागपुर में AJUP के संस्थापक हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता विजय वड्डीवारा ने कहा कि ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम करना उनका एजेंडा है। उनको विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता तो वो मंदिर, मस्जिद, भारत और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करते हैं। वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। ओवैसी की भूमिका बीजेपी का समर्थन करना है। पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुस्लिम ये तो एजेंडा है। इनको डेवलपमेंट के नाम से वोट की भीख नहीं मिलती। वो मंदिर मस्जिद के नाम से भारत पाकिस्तान चाइना का नाम लेने के लिए इनकी फटती है, वो तो लेते नहीं। और इनके इस वजह से इनको वोटों को पोलराइजेशन के लिए, बांटने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, तो ये उसके सब हद पार करने का काम बीजेपी कर रही है। ये पश्चिम बंगाल में जो ऑडियो क्लिप हुई है, ये इसका ओवैसी कौन है? ओवैसी भी उनका ही है। ओवैसी की भूमिका बीजेपी को समर्थन देने, बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है। ऐसे ही कुछ मुस्लिम नेता है कि जो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए पैसे लेते हैं और अब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट करते हैं। और ये बीजेपी का आज तक का, जब तक ये इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते रहेंगे तो सत्ता पे आसीन रहते रहेंगे। अगर जिस दिन ये लोगों को आपस में लड़ाने का, बांटने का काम छोड़ देंगे तो अब इनकी हालत पतली हो जाएगी, उनको पता है। इसीलिए वो सत्ता की कुर्सी के लिए, पावर के लिए कोई भी हद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने तृणमूल कांग्रेस TMC द्वारा जारी की वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने फिरहाद हकीम, बॉबी हकीम को चुनौती दी कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को सामने लाए। कबीर का कहना है कि वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उनसे उनके पैसों को लेकर बातचीत का दावा गलत है और उनका किसी भी ऐसे मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं यही बोलना चाहते हैं, जो TMC को हिम्मत है तो मेरा जो वीडियो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिखाया, तो बॉबी हकीम को मैं चैलेंज कर रहा है। वो वीडियो के साथ
मेरा जो दिखाया, मेरा को फ्लैट में बहरमपुर में मेरा रूम में बैठ के जो बात दिखाया, किसके साथ बात करा, किसके साथ पैसा के लिए मैं बात किया, वो सामने आने का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। देखा, मेरा किसी को साथ ये सब लेना देना में है नहीं। मैं कभी काम पर जुड़ा है ही नहीं है। जिंदगी भर मैं जितना दिन जीऊंगी, मेरा जाति को लेके मैं चलेंगी। मैं खाली हाथ में दुनिया में आया, खाली हाथ में दुनिया छोड़ के जाऊंगा, यही मेरा मकसद है। वो मीम का पूछिए, मीम को जो नेता है उनको पूछिए। 25 मार्च तो मीम का सर्वोच्च नेता हुआ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रोपेगेंडा करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपए कौन देगा। आरजीकर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम एसआईआर में हटाया गया है वो मताधिकार के योग्य नहीं थे। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका हिसाब वाले बयान का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री को सही बताया। नहीं है, वो यहाँ अभी भी खत्म नहीं हुआ है आरजीकर का मामला, और इसलिए जब तक दोषी को सजा नहीं मिलती ये प्रक्रिया चलेगा। जनता भी यही मांग करती है, पीड़िता की परिवार भी यही मांग करती है, और जो न्याय आया है उसमें लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी अपराध हुई है उसका तो जड़मूल से सफाई होनी चाहिए। जो लोग इसमें लिप्त है सबको सजा मिलना चाहिए। एर मध्य तो 25 लाख लोग जरा मारा गए, इसमें 25 लाख लोग जो जिनका डेथ हो गया है, और जो रेशियो में हिंदू मुसलमान है उसी रेशियो में माइनस होगा। तो इसलिए इसमें फर्जी नाम, जो दूसरे जगह चले गए नाम, ये सब है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जो एलिजिबल नहीं है वो यहाँ उसको वोटाधिकार नहीं मिले। अब पीड़िता जो आरजीकर की उसकी माँ चुनाव लड़ रही हैं, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से उनको आक्रमण किया जा, आलोचना किया जा रहा है, तो इनसे लग रहा है कि ये जो घटना है उसके पीछे उनके पार्टी है, पार्टी के लोग ही हैं। नहीं तो इस प्रकार अमानवीय व्यवहार उसके साथ कोई नहीं कर सकता है। आज ममता इस प्रकार बात। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुंबई में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एआईएमआईएम द्वारा आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद शिवसेना नेता शाइना एनसी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने टीएमसी और एआईएमआईएम पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाइना एनसी ने कहा कि विकास का एजेंडा केवल एनडीए के पास है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में डर का माहौल होने का दावा किया। देखिए, एमआईएम हो या टीएमसी, दोनों एक ही पहलू चलाते हैं, वो है तुष्टीकरण की राजनीति। जो डेवलपमेंटल एजेंडा है वो सिर्फ एनडीए का है। तो हुमायूं कबीर हो या कोई अन्य, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि वेस्ट बंगाल में आज जो वातावरण है वो खौफ का है, और वो वातावरण खत्म करने के लिए सिर्फ एक डेवलपमेंटल एजेंडा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।